यूट्राइन जो पॉलीमर्स होता है, यूट्राइन पॉलीमर्स, ठीक, यानी कि जो हम पढ़ा रहे थे द सिम्टम इज द यूट्राइन हेमोरेज, तो उसमें जो है मैंने ये नेक्स्ट जो है यूट्राइन पॉलीपस। यूट्राइन पॉलीपस क्या है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द फाइब्राइड पॉलिपी। जो पॉलिपी फाइब्राइड होता है उसी का मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये यूट्राइन पॉलिप। एंड म्यूकस पॉलिप ऑफ इंडोमेट्रियम, तो इसमें जो है जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है फाइब्राइड पॉलिप और एक होता है म्यूकस पॉलिप। यानी कि ये दो प्रकार का होता है मुख्य तरीके से कि फाइब्राइड पॉलिप एंड म्यूकस पॉलिप। आप इंडोमेट्रियम एंड सर्वाइकल म्यूकोसा, यानी कि इंडोमेट्रियम में और सर्वाइकल म्यूकोसा में ये यूट्राइन पॉलिप पाया जाता है। और प्लेसेंटल पॉलिप ऑकर अराइजिंग आफ्टर लेबर और द एबॉर्शन, एक ये भी होता है प्लेसेंटल पॉलिप, ठीक है, ये खास करके आफ्टर द लेबर और द एबॉर्शन जो है वो प्रोड्यूस द ये बन जाता है, समझ गए। और एडिनोमायोमेटस पॉलिप इन द यूट्राइन एडिनोमायोसिस, ठीक, ये भी एक तरह का पॉलिप है जो बन जाता है। कार्सिनोमेटस सार्कोमेटस पॉलिप हो जाता है जिसमें मैलिग्नेंट चेंज के वजह से सार्कोमेटस या कार्सिनोमा का जो पॉलिप बन जाता है इसको कार्सिनोमेटस कहते हैं। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे यूट्राइन पॉलिपस को ठीक कर सकते हैं। तो ये एरिया के हिसाब से मैंने बताया कि सो मेनी टाइप ऑफ द पॉलिपस यूट्राइन पॉलिपस होते हैं। फाइब्राइड होता है, म्यूकस होता है, सार्कोमेटस होता है, कार्सिनोमेटस होता है और जो है एडिनोमायोमेटस। मतलब कई तरह की संरचना के आधार पे पॉलिपस जो है ये होता है। ये क्लियर कैसे होता है, तो आप उसको अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फर्दर जांच करवाएंगे, एनएससी वगैरह, तो चीजें क्लियर होती हैं। बहुत सारी चीजें इसमें हम क्लियर करते हैं मुख्य रूप से जब इसका जांच वगैरह होता है तो ये चीजें क्लियर होती हैं। अब मान लीजिए कि इसमें जो है मुख्य रूप से जो पॉलिपस हो रहा है इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, लक्षण, मतलब लक्षण क्या क्या दिखते हैं। तो पॉलिपस ऑफ यूट्रस कॉज द फर्स्ट डिस्चार्ज which may be offensive bleeding and slight amount of the intermittent but later कुछ continuous at the fall। यानी कि इसमें क्या है कि हेमोरेज, हेमोरेज होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफेंसिव यानी कि ऑफेंसिव हेमरेज होता है वहां पे। ऑफेंसिव हेमरेज जो मैंने बताया कि किस तरह से ऑफेंसिव हेमरेज यानी कि डिस्चार्ज विच में बी ऑफेंसिव ब्लीडिंग फर्स्ट स्लाइट अमाउंट इंटरमिटेंट लेटर प्रोफ्यूज एंड कंटिन्यूस। यानी कि प्रोफ्यूज माने भारी मात्रा में क्या होता है, हेमरेज होने लगता है, ठीक है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो हेमरेज तो किसी महिला को अगर ये चीजें हो रही हैं, इस बात पे ध्यान रखने की जरूरत है इस पे कि उसको यूट्राइन पॉलिप हो सकता है। और स्मॉल पॉलिप में कैन बी आउट with the certainty but dilating the cervix। और जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करेंगे, ठीक है, बाय मैनुअल,
तो मे बी स्मॉल पॉलिपस कैन बी मेड आउट विद द डायलेटिंग ऑफ द सर्विक्स। जब सर्विक्स को डायलेट करेंगे तो मे बी पॉलिप जो है एक्सप्लोर हो सकता है यूट्राइन कैविटी में, वहां चीजें दिख सकती हैं। व्हेन पॉलिपस लार्जर, और जब ये बड़ा होता है तो फ्रॉम द सर्विक्स एग्जामिनेशन व्हिच इज स्पेकुलम रिवेल्स टू हैगिंग फ्रॉम इनटू द वेजाइना, यानी कि ये बड़ा होता है तो जब स्पैचुला से वो देखते हैं तो ये वेजाइना तक आ जाता है, चीजें दिखती है इनटू द वेजाइना। सच एज पॉलिपस में बी इजिली रिमूव बाय द सीजिंग फोर्स ट्विस्टिंग। तो ये जो है मुख्य रूप से आपको मैंने सिम्टम्स बताया, इसमें ब्लीडिंग होगा, ऑफेंसिव होगा, मतलब शुरू में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होगी लेकिन बाद में जो है प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने लगता है। इसमें पॉलिपस अगर बना हुआ है तो इसमें आर्गन क्या होगा, इसमें जो है यूट्रस, ठीक है, यूट्रस में विभिन्न प्रकार के सब इसके जो कारण है, तो कारण जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कारण होते हैं। इसके होने के पीछे किसी भी रोग, जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोपैथी में कि रोग होने के पीछे इंटरनल और एक्सटर्नल, तो में भी जो है यूट्राइन इंजरी या विभिन्न प्रकार के कॉज जो हैं, इसके पीछे पॉलिप बनने के पीछे विभिन्न प्रकार के ऐसे कारण हैं जो शरीर में हार्मोनल हुआ, इंजरी हुआ, ठीक। और भी बहुत सारे इसमें जो मैंने बताया जो है यूट्रस मुख्य रूप से क्या है कि ये जिम्मेदार है, यूट्रस मुख्य रूप से अंग है। तो अब इसका मेन क्या है कि ब्लीडिंग जो है, अब ये कई टाइप के होते हैं जिसमें आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि किस तरह का ये है, उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट जो है वो होता है। मुख्य रूप से ब्लीडिंग इसका सिम्टम्स है, तो दवाई ठीक है पिलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटेड द बी, समझ गए, सिम्टोमेटिक रेमेडी जो मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनल रूप से बीज हुई, और यहाँ पे जो आएंगे तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे किस तरह की चीजें हैं। तो अब C1 या C2 या C5 A2 या A1 A2 A1 जितनी भी दवाइयां हैं, इसलिए नहीं मतलब कंफर्मेशन लोग जो है जो चीजों को समझ नहीं पाते हैं, पढ़ते नहीं है, रेगुलर एजुकेशन नहीं लिए हैं, तो उनके लिए वो फार्मूला ही खोजते हैं कि कोई फार्मूला बता दें। लेकिन जब रेगुलर आप पढ़ेंगे तो फार्मूला A1 का कहाँ उपयोग करना है, A2 का कहाँ उपयोग करना है, ये कंडीशन पे निर्भर होता है, समझ गए बात। इसलिए कोई निश्चित फार्मूला नहीं दिया जा सकता है किसी भी रोग में, और जो दे रहा है वो या तो इलेक्ट्रोपैथी नहीं समझ पा रहा है या जो है वो व्यापार कर रहा है, समझ गए, वो सिखा नहीं रहा है, व्यापार कर रहा है इलेक्ट्रोपैथी का। क्योंकि द डिल्यूशन मेडिसिन सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द केस, यानी कि रोग पे निर्भर है कि वो किस कंडीशन का रोग है। तो अब हर कंडीशन में A1 चलेगी ऐसा तो है नहीं, हर कंडीशन में A2 चले ऐसा है नहीं, तो कैसे कोई फार्मूला बना के दे सकता है। ठीक, ये जितने फार्मूला बना के किताबों में बेच रहे हैं, दे रहे हैं, ये सब क्या है, ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बर्बाद करने वाले लोग।
अरे द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी डॉक्टर को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएगा चीजों को। तो A1 A2 में हम एक्यूट कंडीशन में जब है तो A1 देते हैं, क्रॉनिक कंडीशन हुआ A2 देते हैं। उसके बाद उसमें जो है किस तरीके का है ये, मान लो जैसे कई तरह का मैंने बताया कि एक तो मान लो जो म्यूकस टाइप, सीरस टाइप, ठीक है, एक कार्सिनोमेटस टाइप है, तो वहां C1 है, C2 है, C5 है, कई औषधियां हैं। और N1 हो गया, F1 हो गया, ठीक, और बी के साथ यहाँ जी डब्ल्यू जी उपयोग किया जा सकता है। और यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए आप जी जो है एप्लीकेशन के लिए एक्सटर्नल लगवा सकते हैं, जो यूट्राइन पॉलिंग पे आप इसको एक्सटर्नली लगवा सकते हैं, मतलब ऊपर से पेल्विक रीजन में ऊपर से एप्लीकेट करा सकते हैं। ये जो है आप पिलाने के लिए दे सकते हैं जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको। ये जो है मुख्य रूप से ऑर्गेनिक दवाई होगी, जो ऑर्गेनिक रूप से दवाई। अब कारण मान लीजिए कि हार्मोनल है, तो आप उस हिसाब से दवाई जो है F1 है, L1 है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है F1 या S2 और A3, ठीक है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये दवाई आप चला सकते हैं रोगी के लिए, समझ गए। तो इस तरह से यूट्राइन जो पॉलिप है वो आप ठीक कर सकते हैं किसी का यूट्राइन पॉलिप। अब वो एक फार्मूला इसलिए नहीं हो सकता इस रोग के लिए कि मान लीजिए कि वो किस जगह पे बना, किस टिश्यू में बना, एक फार्मूला कैसे, इसलिए उसको आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, और तब जाके ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। समझ गए बात? क्योंकि ये जो चिकित्सा विज्ञान है, इस विज्ञान को मुख्य रूप से कोई भी विज्ञान ले लेंगे तो क्या होम्योपैथी में आपने देखा है कि कोई डॉक्टर फार्मूला बना देता है कि ये मिला दे दो, ये मिला दे दो, नहीं देते। एलोपैथी में भी कोई फार्मूला बना नहीं देता है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी में कुछ ऐसे लोग जो व्यवसायी टाइप लोग हैं, उन्होंने बीमारियों के फार्मूले बनाए, ठीक है, और फिर उसको लोगों को बेचने का, किसी में लाभ हो जाता है, किसी में नहीं होता है। तो इससे हमारे इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक क्या हुए कि पंगु, कभी वो सीखने का प्रयास नहीं किया कि हाउ सेलेक्ट द रेमेडी इन द डिजीज, या किसमें कौन सी दवाई कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब वो जिनसे भी सीखना चाहता है उनसे भी केवल फार्मूला, समझ गए। और हम लोग प्रयास करते हैं कि आप डीप नॉलेज पैथी का पाएं और अध्ययन करें, पढ़ें। अरे जब पढ़ेंगे तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी और बेहतर होती जाएगी, धीरे धीरे और सीखते चले जाएंगे इस पैथी को, और ये पैथी जो है अपने मुकाम पे होगी, चरम पे। तो हम लोग इसीलिए इस चीज को इस तरह पढ़ाते हैं, बताते हैं, ताकि आप सीखें इलेक्ट्रो, क्योंकि सिलेक्शन कैसे करें रेमेडी, और आने वाले लोगों को सिखाएं कि इस तरह से चीजें होती हैं। तो ये यूट्राइन हेमरेज मुख्य रूप से जो मैं सीरीज वाइज आपको कारण पढ़ा रहा था कि क्या क्या कारण है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से ये चीजें जो हैं निकल के आती हैं कि ये कारण जो है आपको निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये यूट्राइन पॉलिप हुआ जिसका इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट यूट्राइन पॉलिप का आपने देखा कि कैसे हम इसको यूट्राइन पॉलिप को ठीक कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी द्वारा।